Well, few people do not want to go for the obvious decisions. Let's meet one such boy who chose armed forces over comfortable family business, who pursued his childhood dream of olive green over any high paying corporate job. The boy who confidently called out his own chest number when asked by GTO that who do you think will get recommended. He underwent surgery to get his deviated nasal septum rectified, a medical condition wherein bone and cartilage dividing nasal cavity is not at center of nose. The boy who thinks why to wait for others to come forward to protect the country. Let's meet a parent's single child, a marathon runner, a NCC cadet, a water sports enthusiast, Naval Rai. So, Naval, welcome to our channel. The nation needs you all about SSB. Thank you for having me. Thank you. And congratulations over getting recommended. Thank you so much. Thank you. तो नवल, मुझे तुम्हारी जर्नी के बारे में सब कुछ जो कि किसी भी और कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा, वो सारी चीजें वेरी माइन्यूट डिटेल्स जो भी तुम शेयर कर सको, प्लीज डू टेल दिस टू आवर ऑडियंस. So the very first question to you would be that what is your educational background, family background, और ये जो डिफेंस फोर्सेस में जाना है, ये जो एक करियर ऑप्शन है, ये चूज किस एज में किया और किस इंस्पिरेशन से तुमने किया, किस चीज ने तुम्हें इंस्पायर किया? So basically मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल से, एंड इन माय फाइनल ईयर मैंने यूपीएससी सीडीएस दिया था in my 7th semester, and this March I gave my SSB at 11 SSB Allahabad. So there is no one from defense background in my family, कोई भी दूर दूर का रिश्तेदार भी नहीं है, बट ये बचपन से ही एक 8-10 साल की उम्र से ही एक जज्बा था कि फौज में जाना है. तो वही जज्बे को लेके चला मैं, और पेरेंट्स ने भी साथ दिया. तो अब काफी खुशी है घर में कि जो सपना इतने सालों पहले देखा था वो निभा चुका हो. So family background फिर क्या है if not anyone in defense? So your father is in what profession then? My father is a businessman. उनका खुद का बिजनेस है एक. So नवल, ये तो बहुत ही इजी ऑप्शन रहता तुम्हारे लिए अगर तुम बिजनेस ही करते, लेकिन ये 8 से 10 साल की उम्र से ही तुम्हें क्लियर था that you have to join forces only. Have to join the फौज. हाँ, ये बचपन से क्लियर था मुझे. फोर्सेस में भी स्पेसिफिकली आर्मी. आर्मी, हाँ. बट मेरी जब बात हुई थी पहले, तो तुमने मुझे बताया दैट यू आर अ मैराथन रनर, वाटर पोलो स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट इंस्पायर्स यू अ लॉट, एंड योर इंक्लिनेशन इज प्राइमरली मोर इनटू वाटर स्पोर्ट्स. तो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड बंदा तो ही शुड ऑब्वियसली गो फॉर इंडियन नेवी, बट इंडियन नेवी नहीं, व्हाई ओनली इंडियन आर्मी? See, the basic thing is कि जब आप फौज में जा रहे हो परमानेंट कमीशन स्पेशली, तो 20 साल का कमिटमेंट मिनिमम होता है कि 20 साल तो ये काम करना ही है. और ऐसा है कि जो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर पोलो या स्विमिंग हो, वो एकेडमी में भी होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ये चीजें होती है. सो इट इज मोर ऑफ अ पैशन फॉर मी कि ये सब करना है. बट जो बेसिक काम है जो मैंने बचपन से पढ़ा है और अलग अलग सीनियर से बात की है, तो वो मुझे फौज का ही पसंद है, आर्मी का. तो अगर मैं 20 साल किसी कोई जॉब को देना जा रहा हो, तो इट शुड बी समथिंग दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फॉर होल हार्टेडली 20 साल के लिए. ओके ओके. तो ये जो इंस्पिरेशन है, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे चाचा थे फौज में, या मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे फादर थे, या मैंने कोई मूवी देखी, या बॉर्डर फिल्म का वो गाना जो जब भी बजता है तो एकदम जुनून से मैं भर जाती. तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन है तुम्हारी लाइफ में जिसने कि तुम्हें एक तरह से पुश दिया कि तुम फौज में ही जाओ? आई थिंक बचपन में जो फर्स्ट स्टिमुलस था वो वही था कि LOC कारगिल का मूवी था या लक्ष्य मूवी हो, तो इनिशियल स्टिमुलस उससे ही आया था. एंड देन बढ़ते बढ़ते देन यू स्टार्ट रीडिंग कि इंटरनेट पे क्या होता है फौज, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ऑफिसर्स का क्या काम रहता है, जो अलग अलग वॉर्स फाइट किए, उससे इंस्पिरेशन मिला. तो कंटिन्यूसली वो एक प्रोसेस होता है कि ये जॉब मेरे लिए सही रहेगा. तो इनिशियल स्टिमुलस आई वुड से कि वो अलग अलग मूवी से आया था. ओके. तो ये तो हमने बात कर ली इंस्पिरेशन. अब हम थोड़ी टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, और स्पेशली अब हम बात करते हैं एसएसबीज के बारे में.
तो एसएसबी में जो डे वन का सबसे बड़ा हर्डल होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, दैट इज पीपीटीटी। कई बार परसेप्शन के साथ कैंडिडेट्स पीपीटीटी हॉल में घुसते हैं कि ये पिक्चर आएगी तो मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगा, या फिर अगर फीमेल कैरेक्टर होगा तो ये मेरी स्टोरी का थीम होगा। तुम मुझे बताओ कि जब व्हेन यू अटेम्प्टेड द पीपीटीटी पिक्चर, तो क्या ऐसा दिमाग में था कि एक प्रॉब्लम मैं क्रिएट करूंगा, उसका मैं सोल्यूशन दूंगा, या यू वर वेरी फ्री कि भाई जो भी पिक्चर आएगी उसके बेसिस पे यू विल राइट अ स्टोरी? सो व्हाट वाज योर मेथडोलॉजी ऑफ अटेम्प्टिंग पीपीटीटी? See, I think mine and anyone's basic way to go through the PPDT ये होना चाहिए कि जो भी पिक्चर आएगा मैं उससे स्टिमुलस लेके I'll prepare a story. If you have a pre-prepared story, the stimulus might not be the same. It might not correlate with the story that you have prepared. So it is always better to wait for the story, understand कि character क्या है, उसका mood क्या है, situation क्या है, and उसके ऊपर then you can frame a proper story. Like a lot of stories won't even have a problem, so you do not need to create a problem. अगर problem नहीं है तो you can create a simple story which has a nice theme to it, social theme हो या कुछ भी हो. ओके, सो नवल, जैसे अभी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है, तो इस पिक्चर पे मुझे स्टोरी जाननी है तुम्हारी। So in this picture you can see कि मेरा perception ये है कि I can see a train and I can see one primary character. So my story will be based on this primary character who I think is me, but मैं वो लिखूंगा नहीं, but I perceive it as me. So my story would be something that goes along the lines of कि ये बंदा एक graduate है, he's a hardworking student and an avid sportsman. Okay. And he has a job interview in a nearby city. So he's catching a train to go to the city and give his interview. And he successfully answers the questions that are asked in the interview. He returns back home and he awaits his result and he hopes for a positive result. So एक simple सा story बनाया, कुछ major problem नहीं है. And the story aptly describes me कि he's an avid sportsman भी है और he's planned his journey to another city interview देने के लिए. And then once he comes back, he has a positive attitude towards life कि हाँ result अच्छा ही होगा. So it's a very simple story, which is how usually all my stories were in the SSB, but this has worked well for me. अच्छा, तो ये तो बहुत ही प्लेन सिंपल स्टोरी हुई, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसमें OLQs इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो बोलेगा ट्रेन लेट हो गई, या वो ये कहेगा कि ये ट्रेन नहीं है, ये ब्रिज है, और वो ब्रिज पे किसी को बोलेगा कि वो डूब रहा है, वो ब्रिज से कूदता है, सुपर हीरो बनता है, उसको बचाता है, या ट्रेन लेट हो जाती है बट स्टिल समहाउ ही मैनेजेस। तो क्या अप्रोच है इस तरीके की चीजों को, या इस तरह का जो इतना सेल्फ क्रिएटिव इनपुट है इसको ना देने का, क्या रीजन है? क्या OLQs को मतलब जरूरी है कि OLQ ओरिएंटेड ही लिखें, या सिंपल स्टोरीज भी OLQ को रिवील करती है? जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वो लोग करते हैं, वो लोग ऑब्वियसली ट्रेंड होते हैं, दे ट्रेन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आप OLQs सोच के भी लिखते नहीं हो तो दे कैन स्पॉट द OLQs इन एनी task or activity that you're performing. So अगर आप simple story लिख रहे हो according to the stimulus that is given without creating any other problems, so the story will easily flow from you also, imagination भी अच्छे से होगा and you'll be able to complete it in the required amount of time. So that according to me was my ideology कि नहीं OLQs का मैं सोचना ही नहीं SSB में, जो भी टास्क आएगा वो अच्छे से परफॉर्म करना है to the best of my abilities. Okay. तो इसका मतलब है कि जब हम ये कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे स्टोरी लाइन बना के अपना ये OLQ रिवील करूंगा, ये एक्चुअली में मिथ है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये कंप्लीट मिथ है कि OLQs दिखाने की जरूरत ही नहीं है. बेसिकली आप स्टोरी में आपको एक मेन कैरेक्टर दिख रहा है तो यू परसीव दैट पर्सन टू बी यू, एंड हाउ वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन व्हिच इज गिवन इन द पिक्चर. तो अपने आप आपकी क्वालिटीज उभर के निकल जाता है. ओके, फेयर इनफ। और जैसे पीपीटीटी तो हो गया, ये तो फर्स्ट स्टेज था, उसके बाद देयर विल बी डिस्कशन, और उसके बाद फिर आता है हमारा जो सेकंड स्टेज है, वो होता है जो साइक टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसमें कि एक के बाद एक टेस्ट। तो SRTs और रैट के लिए कोई टिप्स तुम्हारे दिमाग में थी कि अच्छा ठीक है, मैंने पीपीटीटी को तो जैसी पिक्चर आई वैसा मैंने लिखा, क्या SRTs के लिए कोई टिप्स एंड टेक्निक्स लेके तुम गए थे वहां पे? मैंने मतलब बेसिकली कोई कोचिंग तो किया नहीं था ऐसे SRT और WAT के लिए,
So what I did was मैंने खुद से एक बार practice किया just to get the understanding कि कितना time लग रहा है मुझे and to improve the speed of the thought process and writing speed improve करने के लिए. अच्छा अच्छा So what my thinking was before the SRT and WAT was that जो भी पहला thought आता है, as long as it's a practical thought जो which is not too far fetched, I will write that down. So Okay. SRT में whatever sentence came, the first thought would be, अच्छा I would have done this. So I write it down as long as it's practical and it makes sense. WAT also first word जो sentence मेरे मन में आया या image मेरे मन में आया, I just wrote that down in my own words. ओके तो मुझे क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो नवल किसी एसआरटी का या वैट का जो तुमने वहां पे अटेम्प्ट किए थे? Let's start with SRT. I'll give you a couple of examples. एक था कि you're on a camping trip alone in the jungle and a Okay. group of strangers surround your camp. So what do? So in my perception, I didn't perceive the strangers to be a threat. I decided to make them as another group of campers. So ओके because it was written as strangers, not as dacoits or anything like that. So I wrote ki they were another group of campers and I joined them and we enjoyed the night. So very simple and without perceiving the strangers as a threat, you're actually showing that even if you meet strangers in a unknown setting, you're able to make friends easily. So you're not actively thinking कि OLQs दिखाने हैं, पर वो दिख जाते हैं कि you're friendly ऐसे generally strangers के सामने भी open up easily. Another would be like एक question था SRT में कि the parents do not they're not sure about the girl that who you like, who you would like to marry. So the simple reaction to this for me would be I would arrange a meeting between my parents and the girl and I would convince them of my choice. Because if you see SRT में time भी बहुत कम है, so you have to write short sentences and you have to write your first thought that comes into your mind, which is practical. So SRT, I can move on to VAT if you want. या प्लीज So प्लीज in word association test, one of the words which came was home. So the first thought in my head was that my parents. That's where I consider home as. So my sentence was, home is where my parents live. So that is what I wrote. अच्छा ओके And another one would be Darjeeling. It's like they won't always give you something which is easy to make a sentence on. So Darjeeling, the first thought was कि hill station है. So मैंने लिखा it's a beautiful hill station where you can go to relax. ओके ओके So, One more example if you want would be classmates. So classmates के लिए I wrote classmates are friends who you make for life. ओके सो नवल मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस तुमने बताया ना दैट होम इज द प्लेस वेयर माय पेरेंट्स लिव, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और ऑब्वियसली किसी के भी दिमाग में जब होम आएगा तो सबसे पहले जो ख्याल होगा वो पेरेंट्स का ही आएगा. Parents, तो yeah. का मतलब है कि इतने सिंपल जो सेंटेंसेस हैं, वेरी प्लेन सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई भी फैब्रिक आपने नहीं डाला, कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, तो इतने प्लेन सिंपल सेंटेंस भी लिखे जा सकते हैं. Definitely. और ये जो परसेप्शन है कि नहीं उसमें कोई OLQ मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. बीट SRT, बीट PPDT. ओके 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 अब The मैं thing is, या प्लीज गो अहेड. I solved all 60 of the SRTs and WATs in the given time. So you cannot have all your 60 WATs to be, having some problem or showing some OLQ. If you actually go to introspect later, you'll understand कि when I'm writing कि home is where my parents live, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि my parents are important to me. So there's a sense of responsibility towards my parents. So even in the simplest sentences, you can actually find out different officer-like qualities. वंडरफुल वंडरफुल. आई मीन मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं, राइट? सो सो प्लीज कीप पोरिंग सच थॉट्स. दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी बेनिफिशियल. Definitely. अब मैं SRT पे आती हूँ. जैसे SRT में जो तुमने बताया कि स्ट्रेंजर्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्ट्रेंजर्स जो है वो हमेशा थ्रेट ही हो, राइट? लेकिन अगर किसी बंदे ने ये परसीव किया है कि स्ट्रेंजर्स हैं तो वो पक्का थ्रेट होंगे, वो गुंडे होंगे, वो बदमाश होंगे, तो क्या ये उस बंदे का कोई एक एंगल या उसकी पर्सनालिटी का एक साइड हमें दिखाता है दैट इवन इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग व्हिच इज नॉट गुड? बेसिकली एक चीज है कि उन्होंने लिखा था कि जंगल में है, कैंपिंग कर रहे हैं. तो देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि दे नॉट
friendly strangers. But मेरे मन में the first thought was कि they are just another group of campers. तो वो गलत नहीं होगा अगर उसने ऐसा सोचा है, but then his reaction to that should be practical. He shouldn't be like, because they say it's a group of strangers, so he shouldn't be like I fought off all the entire group, because that is not something that's practical. So the perception is okay क्योंकि जंगल में है तो there are chances कि डकैत हो, कुछ भी हो सकता है. So shouldn't have a negative impact as long as his reaction to that is practical and understandable. ओके. सो नवल, जैसे हमारी बात जब हुई तो मैंने तुम्हारे एसडीटी के बारे में देखा, तो एसडीटी में मुझे एक चीज बहुत ही पेक्यूलर लगी. हार्डली 4 to 5 sentences, बल्कि व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन पीपल जस्ट सेंड देयर एसडीटीज टू अस, तो वो कुछ नहीं तो 6 से 7 लाइन की या बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत ही सुपरफिशियल होती हैं. दैट आई वांट टू सेट एग्जांपल, आई वांट टू गेट अवार्ड. तो मुझे रीजन बताओ इस पेक्यूलरिटी की कि क्यों तुमने सिर्फ 4 to 5 सेंटेंस, ऐसा क्यों, इतना प्रिसाइज क्यों? See, like I said, SRT and WAT के साथ, again the SD also I practiced once to see मैं कितने time में लिख पा रहा हूँ. And SD is one thing I noticed after the SSB. A lot of my other batchmates, they weren't able to complete it. So it's always better if SD is very concise. And one more fact is that if it's concise, it should have all your best points. So when you're giving your best points, it should be the practical points. You shouldn't be, overachieving or something in that. But your best points which you have actually asked your parents, you've actually asked your teachers, you've actually asked your friends. So while preparing for this, मैंने actually एक book लिया, मैंने parents, friends से पूछा कि strengths, weaknesses क्या है मेरी. And then on the next page, I wrote what I thought are my strengths and weaknesses. And then you correlate and then you can start framing out a self-description that is concise and, gives you the entire personality of a person. और नवल, जो एसडीडी थी तुम्हारी, उसमें ज्यादातर जो परसेप्शन थे लोगों के, लाइक बीट योर पेरेंट्स, बीट योर टीचर्स या बीट योर फ्रेंड्स, तो मोर और लेस सभी ने एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो थी सभी में कॉमन थी, लाइक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल एंड ओबीडिएंट. तो ये जैसे मुझे ये समझना है कि क्या जरूरी है कि जितनी भी जो ये फीडबैक तुमने लिए वो एक ही पर्सन को पॉइंट आउट करे? मतलब क्या तीनों जो रिएक्शंस हैं, जैसे पेरेंट का, टीचर का और हमारे फ्रेंड्स का, तो तीनों के जो फीडबैक्स हैं क्या वो एक साथ मिलके एक ही पर्सन को ही पॉइंट आउट करें, ऐसा जरूरी है? या तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ और परसीव कर सकते हैं, पेरेंट्स कुछ और कर सकते हैं? इस पे मुझे बताओ. नहीं, डेफिनेटली दे कैन पॉइंट टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, क्योंकि जो पेरेंट्स देखते हैं वो फ्रेंड्स नहीं देखते होंगे और जो फ्रेंड्स देखते हैं वो पेरेंट्स नहीं देखते होंगे. योर पेरेंट्स माइट थिंक यू आर वेरी ओबीडियंट, but they wouldn't know whether you are miserly with your money. But friends will know, अच्छा ये थोड़ा कंजूस है पैसों के साथ. Your parents won't know that. So there are some qualities which they're not, common to parents, teachers, and friends. So definitely a different personality type will be shown by different, parents, teachers, and friends. But मेरे में because I was making it concise, I tried to put all the common qualities that I noticed that everyone is telling me. So this gave me like a common personality type, जो overall it was pointing towards me. Okay. अच्छा नवल, जैसे हमें अपने दोस्तों से पूछना चाहिए, राइट? हमें दोस्तों के पास जाना चाहिए, उनसे जेन्युइन फीडबैक लेने चाहिए. लेकिन पता है सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, किस टाइप के दोस्त? जैसे यू कांट रिलाई अपॉन एनीवन. जो मेरे साथ क्लास में बैठा है, जरूरी नहीं है कि वो फेस पे मेरा फ्रेंड है, तो मे बी फ्रॉम इनसाइड देयर वुड बी अ कंपटीशन विद मी. तो तुमने कैसे चूज किया कि आई एम गोइंग टू आस्क दिस फ्रेंड ऑफ माइन कि मेरे बारे में वो फीडबैक दे? So I basically asked my closest friends पहले तो, and these are people I've been with for more than 4 years, some of them even 10 years. So these guys, I know them inside out, they know me inside out, and as long as understanding me is concerned, they probably in some qualities मेरे parents से better वो मुझे समझते होंगे थोड़े क्वालिटीज में जो उनको दिखते हैं. So that is why I chose only a few friends, around 5 to 6 friends, उससे ज्यादा नहीं, who I thought were closest and who were trustworthy in my mind. So the selection again, like you said, it's a very important factor, because you ask someone वो कुछ गलत बताएगा, that is obviously going to affect you. So you have to choose the right person who you find trustworthy. Okay. और नवल, जैसे एक चीज मैंने और तुम्हारे एसडी में देखी वो ये थी कि तुमने बहुत ही पूरे इसके मतलब एक्सेप्ट किया इस बात को विदाउट एनी मच थिंकिंग और एनीथिंग, कि तुमने उस चीज को एक्सेप्ट किया दैट यू आर वर्किंग अपॉन इंक्रीजिंग योर जीके एंड द कैंपस.
तो जैसे कई बार कैंडिडेट जो होते हैं ना वो अपने वीकनेस को अच्छी तरह से रख नहीं पाते। तो जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को गुस्सा आता है तो बोल देगा कि भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, राइट? अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देता हूँ। तो क्या तरीका Correct. होना चाहिए अपने वीकनेस को पोर्ट्रे करने का जो कि रीजन ना बन जाए आपके रिजेक्शन का, राइट? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी से अगर इंटरव्यूअर ही आपसे पूछ लेता है कि यू टेल मी अबाउट योर टू वीकनेसेस एंड यू से दैट वन इज दैट आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद माय लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एंग्री यूजुअली, तो ये आप नहीं कह सकते, राइट? तो अपनी वीकनेस को कैसे पुट फॉरवर्ड करना चाहिए किसी को फॉर एसडी और इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू? सी बेसिकली जो वीकनेसेस है उसका पहला फंडा ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट देम. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर माइंड टू एक्सेप्ट कि यू हैव वीकनेसेस एज अ एब्सोल्यूट. क्योंकि in your mind you always think you are perfect and everyone else has weaknesses. So the first step is accepting that you have weaknesses, and only once you accept them can you start working on them. So ये SD और interview में basically दिखता है कि when you're saying कि ये मेरे weaknesses है. So if you know you have weaknesses, आप खुद से खुद उसके ऊपर काम करोगे. So you have to mention कि हाँ I have taken these steps to improve upon my weaknesses. Because in the end no one is perfect. सब लोग में कुछ ना कुछ weaknesses होती है. Yes. The important thing is that you have understood those weaknesses and you're working on them. So as long as you show the interviewer and the psychologist that you're working on your weaknesses and you haven't just let them be as weaknesses, it should be fine. So all the positive steps need to be taken to tackle the weakness basically. तो अब जैसे हमने गुस्से की बात की, हमने बात किया कि टीम में हमें काम करना रहता है और जीडी का जो जब हम जीडीओ टास्क करते हैं या जो जीडी का प्रोसेस होता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो तुमसे मैच नहीं करेंगी या मे बी देयर वुड बी सम फ्रिक्शन, लेकिन हमें ये इंश्योर करना रहता है कि हम इस तरीके से अपनी बात को रखें कि वो एक फ्रिक्शन के माहौल को ना क्रिएट करे, राइट? लेकिन इसमें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपने आप को बहुत डोमिनेंट शो करते हैं, तो क्या ऐसा कोई फ्रिक्शन का केस या ऐसी कोई पर्सनालिटी व्हिच यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग योर एसएससी, ऐसा कोई था? I think this is something that happens in every GD और GP also. सबके बैच में एक दो बंदे तो ऐसे होते हैं who कभी-कभी knowingly कभी-कभी unknowingly ऐसे dominant बन जाते हैं. तो I think in our GD and GP both ऐसे दो बंदे थे जो काफी aggressive थे. But normally they were very friendly, अच्छे बंदे थे. But as soon as you put them into a task, उनका domination या aggressiveness दिखता था. So they would try to completely overhaul the conversation. जो group discussion था, वो उन दोनों के बीच conversation हो जाता था instead of being a discussion. So the two of them would fight with each other and everyone else would be left out. So the basic thing most of us did was, especially what I thought I would do, is I gave my major points, my important points in the GD, and when they would start fighting, I would just sit back and relax and let them fight. Because at some point they run out of points, or they get tired, or the GTO himself says let the others speak. So as long as you're giving a couple of points and you are being your normal calm self, calm and composed, it's only a matter of time before they get tired or the GTO says अच्छा सब बाकियों को भी chance दो, you guys keep quiet, because he recognizes कि अच्छा ये aggressive बंदे हैं, they're not giving the others a chance. It doesn't it's not a good impression on you if you start out shouting them या और चिल्ला रहे हो उनके ऊपर आप dominating बन रहे हो. It's better if you remain calm, composed and wait your turn to give your best points. तो क्या उन दोनों में से कोई भी रिकमेंड हुआ? नहीं. From my batch मैं अकेला था जो recommend हुआ था. ओके. और तुम्हारे बैच में कोई ऐसा था जिसको तुम्हें देख के लगा कि ये बंदा शायद रिकमेंड हो जाए और फिर वो नहीं हुआ, ऐसा कोई था? हाँ, इनफैक्ट मेरे ग्रुप में जो मेरा पहले वाला चेस नंबर था, he was really good in the GTO task. We both were always in the forefront. Ground task में he had really good knowledge also. Group discussion में lecture it also was good. So in fact everyone thought that like the other group members also, when they were asked by the GTO, they actually gave mine and his chess number कि these both will get recommended. This was a question that the GTO asked during the command task to individuals.
So Okay. our two chess numbers were taken, and even I was very confident that वो भी recommend होगा, but maybe a psychologist psych test में कुछ गलत गया हो, because his interview was also pretty fine. So maybe somewhere psychology में उसका कुछ थोड़ा lacking होगा. So he's working on it now. अभी भी बात होती रहती है. So very confident fellow, very knowledgeable. So ऐसे होता है. It's not something that you should demotivate yourself after this happens. It means you're very close to the cusp of getting recommended. So just a bit more effort and हो जाता है. ओके सो नवल जैसे हम कहते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस जो हम देते हैं तो हमें पता होता है कि मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं तो मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा बट एसएसबी ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते अपने परफॉर्मेंस के बारे में तो क्या कहीं से तुम्हें कोई पॉजिटिव फीलिंग थी कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मैंने अपना बेस्ट दिया और रिकमेंडेशन के चांसेस हैं तो कोई ऐसा इंस्टेंस था जहाँ पे तुम्हें लगा कि हाँ मैं रिकमेंड हो जाऊंगा कभी ऐसा ख्याल आया या जब तुम रिकमेंड हुए तो इट वाज लाइक अटर सरप्राइज कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था एंड आई गॉट रिकमेंडेड As soon as the GTO task started, मैं थोड़ा confident था कि अच्छा these are tasks that I will enjoy firstly, and they're tasks that you don't get to experience anywhere else. There's no other interview process in India where there are these kind of tasks. So it's a very new experience. It's a very exciting experience. So as and when एक एक task होता गया, so I noticed I was planning to give my best in everything without thinking about OLQs or anything. My aim was कि अगर सब recommend हो जाए तो भी best है अगर as long as मैं अपना best दे रहा हूँ हर task में. So that should be your mindset कि OLQs तो भूल जाओ वो SSS देख लेंगे. You have to give your best in every task. Because सब लोग recommend हो सकते हैं या पूरा batch भी wash out हो सकता है. So that is always a possibility. So I think on the fourth day, as the GTO tasks were coming to an end, थोड़ा ऐसे inkling आ रहा था कि हाँ GTO में तो at least positive feedback आ रहा है. Because जो command task होता है ऐसा myth है, I don't know if it's true or not, but I got the toughest command task, which was saved for the end. And in fact, the GTO asked a lot of other candidates about me specifically, कि how is this candidate in the line? मतलब after the task, how is he with you? Are you friends with him? Do you talk to him? So he was asking them, and one candidate he asked, कि who would you recommend if you were an assessor? And that candidate took my name. So ये सबसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आइडिया मिल जाता है कि हाँ GTO में तो पॉजिटिव आ रहा है. Then when I was called, right, when I was called for my command task also, he took a 10-minute interview, a mini interview from me, the GTO, which was not something I've heard or read about anywhere. So in that he asked about my educational family background, like a mini interview of sorts. So उसमें भी मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया. Even the command task, he kept throwing challenges because immediately I knew the solution. He kept taking away the helping material. Even then, the command task, I think I finished within 3 or 4 minutes. So तभी थोड़ा confidence आ गया. अच्छा, at least GTO में I've done well. Because interview and GTO you can थोड़ा तो predict कि how your performance is. But psych test is something you do not know how you perform because you haven't studied psychology or something. So it's very difficult for you to understand. और कितने कैंडिडेट्स ने कमांड टास्क में तुम्हें एज सबऑर्डिनेट बुलाया Our group was of 8 people, and 5 of them called me for my command task. सो डू यू फील कि कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर प्ले करता है क्योंकि इट शोज कि यू आर अ वेरी गुड टीम प्लेयर तो क्या ये भी एक फैक्टर प्ले करता है या कोई और भी था कैंडिडेट जिसे भी कई बार बुलाया गया बट ही वाज नॉट एबल टू मेक इट टू द रिकमेंडेशन As I said before, the other candidate who had a really good chance, हम दोनों को सब लोग बुला रहे थे बार-बार command task में. So that is why we all thought that he also had a great chance of getting recommended. So it's basically command task is towards the fag end of all the GTO tasks. तो तब तक बाकी कैंडिडेट्स भी देखते हैं कि अच्छा ये बंदा को आइडियाज आते हैं इसको मतलब टीम वर्क भी अच्छे से कर रहा है. So throughout the task they are also kind of assessing you. You are assessing everyone and they are also doing the same with you. So they know अच्छा इसको आइडियाज भी आ रहे हैं, he is helpful और and they know how you've interacted with them the night before जब टास्क नहीं हो रहे. You're friendly, you're nice, मतलब अच्छे बंदे हो तो they will call you for a command task. So it's not like a indicator कि you'll get recommended, but it's an indicator कि you're a good person who they want to
call you for a task. They think you're intelligent. They think you have the capability to help them as a subordinate. नवल, जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन मैं तुम्हें मतलब बताना चाहूंगी, जो कई सारे कैंडिडेट्स हमें भेजते हैं थ्रू क्वेरी। वो कहते हैं कि जब कमांड टास्क उनका ओवर हो जाता है, तब उनको आइडिया आता है कि यार ऐसे कर लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे बल्ली लगा देनी चाहिए थी, यहाँ फटका लगा देना चाहिए था। तो क्या ऐसी सिचुएशन होती थी कि एकदम ब्लैंक, कोई आइडिया नहीं आ रहा, ऐसा कभी हुआ मतलब तुम्हारे साथ? या तुमने किसी और को एक्सपीरियंस किया कि जैसे ये बंदा रूम में तो बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा था, बट ये इतने छोटे से कमांड टास्क में कोई आइडिया ही नहीं बता पा रहा है? तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी किसी के साथ या तुम्हारे साथ? एक्चुअली ऐसा एक चीज हुआ था और एक कैंडिडेट के कमांड टास्क में, इन विच ही हैड कॉल्ड मी एज अ सबऑर्डिनेट, और he didn't get an idea, and then he looked at the subordinates. Even we didn't get an idea. So that one obstacle proved to be very tough. It was थोड़ा movable था, and helping material कम था. So in fact afterwards when we sat and thought about it, then we were like, अच्छा if ऐसे करते तो हो जाता था. So that is something that happens, but when you're in the task, your focus should be कि नहीं आएगा solution और 2 मिनट सोचने दो, आ जाएगा. So that is your determination कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सोचते रहूंगा जब तक मुझे सोल्यूशन आता है या जब तक टाइम रन्स आउट. तो एक मिनी इंटरव्यू तो तुम्हारा जीटीओ ने ही तुम्हारा कर दिया, राइट? लेकिन मैं अब मेन इंटरव्यू की बात करूं, वो कैसा था, कितने देर चला? और कैंडिडेट्स के साथ ना एक परसेप्शन रहता है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आ गए, लाइक आप फेल हो गए हैं, आपका बैक आया था, आपने क्लियर किया, या फिर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। तो अब मुझे अपने इंटरव्यू के बारे में बताओ, कैसा चला? So my interview was for around 15 minutes, not more than 15 minutes. और उसमें he managed to ask everything from my PIQ that was important to him. A few GK questions also, questions about armed force knowledge. 2 question पूछे technical expertise पे मेरे engineering background से. In terms of uncomfortable questions, not really uncomfortable. 2-3 ऐसे सवाल थे जो पूछे. एक तो था कि your father is a businessman, so why don't you want to join his business? Absolutely. Who will continue it? He asked me who will continue your father's legacy once if you join the forge, and how is your dad okay with it? So these type of questions you must have a proper answer. As long as you have a proper answer, it is okay. You won't feel that uncomfortable if you're prepared and answer properly for it, honestly and truthfully. So I told him कि हाँ ऐसे the manager of my dad's company will be taking over the business, and my dad has known about my dream for the past 10-12 years, so he's comfortable with it. और एक क्वेश्चन था कि why have your marks dropped from 10 to 12 to graduation? So then for me personally, my response to that was कि I was indulging in a lot of extracurricular and sporting activities, which is why the balancing of academics became a slight challenge. But here also, I did mention that in the past few semesters, the last couple of semesters, my GPA has gone up again because I've understood how to balance the two. So that is important, that you understand, अच्छा हाँ balance नहीं हो रहा, how do I balance it? And you start improving your performance in your academics too, because that is another responsibility of yours as a student. Okay. So नवल, मैंने ना कॉन्वर्सेशन में एक चीज ऑब्जर्व की तुम्हारे बारे में, वो ये कि तुम अपने वीकनेस को लेके ना नर्वस नहीं हो। तुम अपने वीकनेस को लेके बहुत ही यू टेक प्राइड इन दोस कि मैं भाई इंप्रूव तो कर रहा हूँ, जो मतलब व्हाटएवर आई कैन गिव माय बेस्ट, आई एम गिविंग दैट। तो ये जो इस तरीके का जो माइंडसेट है, या जो ये इतना पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स इवन टुवर्ड्स द वीकनेसेस एज वेल, तो ये कैसे डेवलप किया? लाइक यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर एनवायरनमेंट, यू आर इनटू सम बुक रीडिंग, कैसे ये डेवलप किया? I am personally very much into reading self-help books. So Okay. those give you a really good perspective on life and a perspective of how the author thinks. So when you read this, you understand कि नहीं कोई भी perfect नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था. और अगर weakness है तो वो you shouldn't be proud of it, but you should be proud of the fact कि हाँ I'm trying to overcome my weakness. Absolutely. जो भी हो, you can always work on it. Whatever it is, anger issues, you can work on it through meditating. You have GK issues, you can read more, you can learn more. कितने resources available है. So any weakness you have, you can always work on it. Fitness है, जो भी हो. So there's no weakness that you can say कि अरे I can't do anything about it. So the first step, like I said, is accepting the weakness. Once you accept it, your mind doesn't think it's a bad thing.
it sees it as a learning opportunity. Through this weakness, I can learn something new. I can become a better person. So once you see it from that mindset, then automatically वो positive outlook आ जाता है जिंदगी में. कुछ बुक्स रिकमेंड करोगे हमारे ऑडियंस के लिए? Definitely. One book that I really like is this book. It's an autobiography called Can't Hurt Me. It's by David Goggins. He's a ex-military, he's an ex-Navy SEAL, and now he's into ultra running and ultra endurance sports. So he talks about how his abusive childhood has shaped his personality and how he has. So basically, the book talks about how you should not have a victim mentality. You know, anything that goes wrong with you, instead of looking at it as a victim, you should look at it as a learning opportunity and try to improve upon it. The more you have a victim mentality, the more you think, "Yare, I can't do anything about it. I'm the victim here. मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा." When you think like from a winner's perspective, from a positive outlook, फिर ही कुछ improvement आता है life में. I mean, this is really amazing, Naval. I mean, I'm really appreciative of the fact that you know, you're from a civil background in education. You have a business background in finance. और लिटरेचर का कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट स्टिल यू आर अटैच्ड टू लिटरेचर, वो भी इतना फाइन लिटरेचर. सो आई वुड रियली अपील माय ऑडियंस कि वो भी इस तरीके की बुक्स पढ़ें, ताकि इस तरीके का पॉजिटिव आउटलुक जैसे उनके पास है वैसा उनके पास भी हो. Reading, though, I think it's a must for someone who aspires for the Forge, because after talking to a few seniors in the Forge, I understand that learning is a constant process in the Forge. Every 1 or 2 years, you have a different course that you have to go to. You have to read and learn throughout your life. So if you're not into reading, you're going to find a tough time even in the Forge. You have to read, you have to learn new things. And it's something where technology constantly gets updated, from guns to weaponry to tactics. Everything is constantly improving, and you know, the technologies are improving. So you have to be well read and well learned. So if you start now, then you'll increase your knowledge, you'll improve your personality, and even later on in the future as an officer, it'll be easier for you to, you know, become a better officer. Absolutely, you pointed out very good thing that knowledge is the key, right? So Naval, अब हम चलते हैं तुम्हारे मेडिकल्स की जर्नी पे, जो कि obviously you know it was a bit you know full of hurdle I would say, क्योंकि TR ना, फिर उसके बाद उस TR के लिए going for surgery and everything. So मुझे अपने केस के बारे में बताओ, that what actually caused the reason for your TR. उसके बाद तुमने कहाँ पे अपील की और उसके लिए क्या किया? वो क्योरेबल था, बाय बर्थ था, या किसी इंजरी की वजह से हुआ था? प्लीज गिव लाइट ऑन दैट एस्पेक्ट. The first thing I would like to say is that TR is not the end, because we were like 10 or 12 of us who were going together for the medicals, and only one person was declared completely fit. तो 11 लोग थे जिनको TR मिला था, कुछ ना कुछ छोटी चीज में, कुछ बड़ी चीज में, पर TR मिल जाता है. So it's not a big thing as such. Generally treatable होते हैं TR. So there's no need to be disheartened by it. I got a TR for a deviated nasal septum, which Army calls as DNS. So that is basically when the cartilage of your nose and the bone is slightly deviated to one side. So it could be by birth, it could be due to an injury. Mine personally was from birth itself. That's how it was shaped since birth. And it was only after I went to a civilian hospital that the doctor told me that you have a severe deviation. Even in the DNS, a lot of my other future course-mates, they got DNS, but it was mild. So they went for appeals without having surgery done, and they were cleared. But since mine was a significant deviation, I was recommended that I get surgery done. So the surgery that I got done was endoscopic septoplasty, which is basically, it's a very minor procedure. उसके अंतर्गत general anesthesia होता है और 3 days का recovery time होता है proper, and within a week you are back to fit, like fully fit. Okay. What I had planned, मेरा 11th March को conference हुआ था medical. So मैंने immediately 13th को ही surgery करा दिया, which was lucky for me क्योंकि उसके बाद lockdown शुरू हो गया था. So whenever you get a TR or something, there's a certain procedure. So I would always recommend कि you immediately start following up on that procedure और उसको complete करो, so that बाद में कोई problems ना हो because of time delays. Appeal, I had done it in INHS Ashwini, Mumbai, which is in Colaba. It's a naval hospital, and it was recently done 2 weeks ago, where they just, because it's an ENT procedure, they
only take you to the ENT where a hearing test is conducted once, and the ENT will check your ear, nose, and throat and ask you a few questions कि surgery कहाँ कराया, कौन सा type का था, and it's generally treatable. It's 99% treatable, and most of the people get cleared in the appeals. ओके सो नवल जैसे तुमने कहा डेविएशन सो डेविएशन का मतलब है कि किसी स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है उससे वो थोड़ा अलग है तो मुझे क्या बता सकते हो लाइक मिलीमीटर्स में या कितना यूनिट क्या है उसकी जो डेविएशन है उसका For nasal deviated nasal septum, they do not mention कि कितना deviation है या कुछ. They just write कि DNS of left or right side, whichever it is. Uh, so a mild deviation, when you go to a civil doctor, he will let you know कि हाँ mild deviation है कि severe है. So that is only when, because the doctors at the MH are generally they don't try to talk that much. They'll, once the testing is done, they'll send you out. So it's better you always go to civil hospital, talk to a doctor, and find out whether you actually need surgery or not. ओके ओके सो आई बिलीव कि ये जैसे जो बाकी जो कैंडिडेट्स थे जो तुम्हारे साथ में उनको भी सेम डेविएशन जो नेसल डेविएशन है यही था प्रॉब्लम या उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स थे जो मेरे साथ थे, हाँ जो तुम्हारे साथ only 2 or 3 of us had DNS. The remaining maximum जो थे वो eye के problems थे TR में. okay but as a matter of fact you also wear glasses for like -1.5 and -1 so you didn't get TR for the eye correction हाँ, so basically what people think about when they think about eye standards is कि मेरे आँख ठीक है, मुझे चश्मे नहीं है, तो मैं clear हो जाऊंगा. But that is a major misconception that is there, because out of the 10, 12 people who were there at the eye specialist for the special medical board, I and one other fellow were the only ones who actually wore specs on a regular basis. Like my classes में specs पहनता हूँ because I can't read. Generally outdoor जाते वक्त नहीं पहनता, but myopia है. The others, most of them had perfect vision. But what happens in the eye checkup is that they dilate your eyes with a special drop. exactly And then the doctor will examine inside the eye using a torch and a special device. So they check for different kinds of anomalies like an optic disc anomaly, या arcus juvenalis, which is about peripheral vision. फिर अलग अलग होते corneal degeneration होता है. So these are a number of TRs that were given to my friends. ओके किसी टीआर को थोड़ा डिटेल में समझा सकोगे हमें लाइक जो कॉर्निया का तुमने कहा टर्म थोड़ा समझा सकोगे कि उन्हें प्रॉब्लम क्या थी लाइक कलर ब्लाइंडनेस इज लाइक अ नॉर्मल टर्म वो किसी भी कैंडिडेट को पता होगा दैट देयर इज अ स्पेसिफिक कलर व्हिच यू कांट डिफरेंशिएट तो ये जो टीआरस मिले स्पेसिफिकली उन बंदों को जिनका की कोई भी मायोपिक पावर नहीं था तो थोड़ा मैं बता सकती हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम क्या Right. So arcus juvenalis मिला था, which is basically there's no treatment for it. It means that your peripheral vision isn't perfect because there's a slight blurring around the cornea. ओके So इसमें हाँ, but this was something that was cleared in the appeals. Then there is, like I said, retinal degeneration, जिसके अलग standards है, which we do not know, because we had 3 or 4 of my friends who had retinal degeneration. Most of them were cleared in the appeal, but one of them had a higher degree of retinal degeneration. So now he's put in a review for the same. ओके ओके और इनमें से किसी को सर्जरी करानी पड़ी या वो क्योरेबल है विद एक्सरसाइज और एनीथिंग Most of the eye conditions, they are not something that you can correct. So वो लोग ने कुछ किया नहीं. They went outside civil hospital या military hospital में checkup कराया. And generally ऐसा होता है कि special medical board जो पहले होता है SSB के बाद, वो थोड़े ज़्यादा strict होते हैं because वो लोग initial checkup करा रहे. In the appeal medical board, there are specialists who will come and check. Higher ranking officers आएंगे. So if they see that अच्छा this is not a problem in the future, so then they clear you. So it is basically कि special appeal medical board में there are specialists, so they understand the problem better, and as long as they understand कि अच्छा ये future में problem नहीं होगा या कुछ disability नहीं होगी, तो then they will clear you. ओके सो लाइक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू कोई भी अब यू नो टीआर या कोई भी रिव्यू अब तुम्हारे एंड पे पेंडिंग नहीं है राइट No, no, मेरा appeal clear हो गया, so completely fit now. दैट्स रियली गुड न्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम बहुत फास्ट खुद थी यू आर लाइक वेरी क्विक ऑन 11th you Right. got the result and on 13th you got your surgeries done Surgery done, yeah.
नवल बात करके ही समझ में आ रहा है कि डिफेंस का जो कीड़ा है दैट वाज इनसाइड यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज दिस फास्ट दैट 11th एंड देन 13th द सर्जरी, क्योंकि कई लोग सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं कि अच्छा इन डॉक्टर से नहीं किसी और से. So I can see that, I can sense it. But Naval, now I'm going to ask you a very emotional question here. Like you are a single child, right? Yeah. Yes, yes. फौज की जो नौकरी है वो खतरों से भरी होती है, वो इतनी आसान नहीं होती. You never know which bullet and you have your name on that. सो मॉम को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि माँ नहीं भेज पाती बॉर्डर पे बच्चे को भेजना, और अगर इस तरह का रेजिमेंट मिले जो कि सिर्फ जो हमारे फ्रंट बेसिस हैं वहां पे ही डिप्लॉयड होते हैं, सो इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट डिसीजन. और तुमने बताया कि फ्रॉम एज ऑफ 8 और 10 दिस वाज वेरी क्लियर टू यू, तो माँ को कैसे कन्विंस किया इस चीज के? सो बेसिकली जो इंडिया में अभी सोच होती है फौज के इस पे है कि कोई भी फैमिली सोचती है कि दूसरा फैमिली या दूसरे घर के लोग कर देंगे, कि मेरा बेटा ना जाए, दूसरे घर के बेटे को भेज देंगे. सो दैट आइडियोलॉजी हैज टू चेंज ऑब्वियसली, बिकॉज अगर देखा जाए तो रिस्क ऑफ डेथ इज एनीवेयर. घर पे बैठे बैठे कुछ खा के हो सकता है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट. सो दैट रिस्क इज देयर इन एवरी काइंड ऑफ फील्ड, वेदर यू आर सेडेंटरी और यू आर जॉइनिंग द आर्मी. इधर बस ये है कि मैं वॉलंटरीली जा रहा हूँ, और क्योंकि ये बचपन से एक सपना था, तो मम्मी को पहले से ही पता था, पापा को भी पता था. तो स्टार्ट में तो दोनों ने थोड़ा समझा होगा कि हाँ ये एक फैड है या मूवी देख के आया है, बट देन ओवर द इयर्स जब वो दिखता है कि हाँ ये बंदा कुछ और सोच रहा ही नहीं है कि और कोई कंपनी ज्वाइन करूँ या कोई और नौकरी करूँ, तो वो लोग भी स्लोली स्लोली कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा ही विल बी हैप्पी इन दिस. एट द एंड ऑफ द डे वही चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे हैप्पी रहे. तो दे विल ऑलवेज agree with whatever you think will make you happy. Like I said कि 20 साल की नौकरी तो मिनिमम करनी है, तो अगर खुश रहना है तो you have to choose something that is which suits your lifestyle also. So for example, when the IO also asked कि why do you want to join, the reason I said is that it's a disciplined and it's a very adventurous way of life. It's not a job. So as long as you're comfortable with that, then you should definitely go for the forge. Naval, I mean, I believe that you are 5 or 6 years maturer than what your present age is. क्योंकि ये सोचना कि क्यों किसी दूसरे का बच्चा जाए, क्यों ना मैं जाऊं देश के लिए. तो इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू नवल. और जैसा कि हम हमेशा उन्हीं लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ जो कि एक्चुअली में दे हैव दोज असेट्स सो दैट वी कैन से दैट द नेशन एक्चुअली नीड्स यू. So it's really very I feel really motivated कि जो हमारे youngsters हैं वो इस ढर्रे पे सोच रहे हैं that country belongs to us, we belong to the country. It's not like somebody else's job is it to go for protecting. So Naval, all the best. तुम जहाँ जाओ ऐसे ही Thank you so much. और हमेशा. Thank you. And thank you so much for the part wherein you inspired people to read and learn, right? And as I always, echo the same thing that you have said, that knowledge is the key. If you have knowledge, then you can go anywhere. Definitely. In any field as such. Thank you so much. Thank you so much for your time. I'll be signing off and I'll be disconnecting the call.